हेलो दोस्तों, मैं आशीष सिंह पंवार आप सभी का स्वागत करता हूं पृष्ठ रसायन नाम के चैप्टर के इस अगले वीडियो में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि पृष्ठ रसायन जो है वो पृष्ठ के रसायन का अध्ययन है, अर्थात सरफेस की केमिस्ट्री है, सतह की केमिस्ट्री है, इसलिए उसका नाम है इंग्लिश में सरफेस केमिस्ट्री। उसमें दो महत्वपूर्ण चीजों के बारे में आपने अंतर समझा, एक तो अधिशोषण और दूसरा अवशोषण। फिर आपने अधिशोषण के प्रकार भी पढ़े, एक था रासायनिक अधिशोषण, एक था भौतिक अधिशोषण। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऊष्मागतिकी के सिद्धांत के आधार पर अधिशोषण की क्रियाविधि। 11th क्लास का टॉपिक है ऊष्मागतिकी। उसके आधार पर हमें देखना है कि पृष्ठ रसायन के अंदर किस प्रकार अधिशोषण होता है। ये टॉपिक 11 से थोड़ा कनेक्टेड है, 11 की चीजें इसके अंदर आएंगी, इसलिए मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊंगा। कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, अधिकतर चीजें मैं आपको समझा दूंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, देखिए, ऊष्मागतिकी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र होता है। वो महत्वपूर्ण सूत्र है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब इस सूत्र में किसका मतलब क्या होता है सुनिए। डेल्टा जी होता है गिब्स ऊर्जा। अब ये गिब्स ऊर्जा क्या चीज होती है, ध्यान समझिएगा। गिब्स ऊर्जा का मान या तो 0 होता है, गिब्स ऊर्जा का मान या तो प्लस में होता है, धनात्मक होता है, या गिब्स ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है। तो ऊष्मागतिकी का एक सूत्र है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। इसके एक एक बंदे से मैं आपको मिलवा रहा हूं। सबसे पहले है डेल्टा जी, जिसको बोलते हैं गिब्स ऊर्जा। ये जो गिब्स ऊर्जा है, इस गिब्स ऊर्जा के 3 मान संभव है। एक तो 0 हो सकता है, एक प्लस हो सकता है और एक माइनस हो सकता है। गिब्स ऊर्जा का मान अगर 0 है तो इसका मतलब है साम्यावस्था है। गिब्स ऊर्जा का मान अगर धनात्मक है, इसका मतलब अस्वतः प्रकम है। और गिब्स ऊर्जा का मान अगर ऋणात्मक है, इसका मतलब स्वतः प्रकम है। अब मैं आपको समझाता हूं कि साम्यावस्था क्या होती है, अस्वतः प्रकम क्या होता है और स्वतः प्रकम क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए 2 कमरे हैं आपके पास, एक कमरा ये रहा, एक कमरा इसके पड़ोस में है। इन दोनों कमरों के बीच में एक खिड़की है जो अभी बंद है। इस कमरे के अंदर आपने भर रखी है हीलियम गैस, और ये कमरा जो है खाली है। अब आपने क्या किया, यहां जो खिड़की है उस खिड़की को खोल दिया। तो जैसे ही आप खिड़की को खोलोगे, एक कॉमन सेंस की बात है कि यहां जो हीलियम गैस है वो हीलियम गैस यहां से यहां जाना शुरू कर देगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहां पे हीलियम गैस की सांद्रता ज्यादा है, यहां पे हीलियम गैस की सांद्रता कम है, तो वो अपनी उच्च सांद्रता से जहां ज्यादा है वहां से उस तरफ जाएगी जहां वो कम है, और धीरे 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 इस कमरे के अंदर जो है आपकी हीलियम गैस बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो एक बार अगर एक प्रकम को शुरू कर दें और उसके बाद वो अपने आप चले, तो उसको अपन बोलते हैं स्वतः प्रकम। जैसे इस कमरे में अगर हीलियम गैस भरी हुई थी, ये कमरा एकदम खाली था, तो जैसे ही आपने खिड़की खोली, अपने खिड़की खोलना स्टार्ट करना है, खिड़की खोल के आपने प्रकम को शुरू कर दिया। अब अपने आप जो गैस है वो कमरा नंबर 1 से कमरा नंबर 2 में स्वतः जा रही है, अपने आप जा रही है। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्वतः प्रकम। ठीक है। अब देखिए, जब ये हीलियम गैस गेट खोलने के बाद धीरे 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 इस कमरे में भी जाएगी, तो एक समय ऐसा आएगा जब इस कमरे और इस कमरे के बीच में एक बैलेंस बन जाएगा। उस बैलेंस के बनने के बाद
इस कमरे से इस कमरे में जो हीलियम गैस है उसका प्रवाह रुक जाएगा। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि इस कमरे की सारी हीलियम गैस इसमें चल जाएगी। इन दोनों के बीच में एक बैलेंस आ जाएगा। उस बैलेंस को अपन क्या बोलते हैं? साम्यावस्था। तो मैंने आपको दो चीजें समझा दी हैं अभी तक, एक तो स्वतः प्रकम्प क्या होता है, दूसरा साम्यावस्था क्या होती है। फिर से सुनो, जब ये कमरे में हीलियम गैस भरी हुई है, ये कमरा खाली है, जैसे आपने खिड़की को खोला यहां से हीलियम गैस अपने आप इधर जाना शुरू कर देगी। इस तरह के प्रकम्प को क्या बोलते हैं अपन? स्वतः प्रकम्प, जो एक बार शुरू करने के बाद अपने आप होते हैं। उसके बाद इस कमरे में कुछ समय पश्चात दोनों में हीलियम गैस का एक बैलेंस आ जाएगा, जिसके बाद यहां से वहां हीलियम गैस का प्रवाह रुक जाएगा। ठीक है, उस स्थिति को अपन क्या बोलेंगे? साम्यावस्था। जब इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? बैलेंस। साम्यावस्था पे कोई क्रिया नहीं होती है, कोई नेट क्रिया नहीं होती है। अब देखो, ये हो गया। अब एक ही चीज जो आपको समझानी है और वो है अस्वतः प्रकम्प। अस्वतः प्रकम्प वो होता है जो एक बार शुरू करने के बाद अपने आप नहीं होता है। जैसे मान लो आपने मुट्ठी से एक हीलियम गैस को इस कमरे में से पकड़ा और पकड़ करके इधर फेंक दिया ऐसे। तो इस कमरे में से पकड़ के आपने अगर इधर फेंक दिया तो इसके पीछे पीछे जितने भी हीलियम के अणु हैं वो सारे के सारे इस कमरे में नहीं जाएंगे। समझ रहे हो बात को? भाई इस कमरे में से आपने एक हीलियम को पकड़ा, साम्यावस्था पे एक हीलियम को पकड़ा और उधर फेंक दिया, तो उसके पीछे पीछे सारे हीलियम के अणु नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये ऐसा प्रकम्प है जो अस्वतः है। अस्वतः होने का मतलब होता है जो अपने आप नहीं होता है। ओके, वापस समझो। ये कमरा खाली है, आपने खिड़की खोल दी, आपने खिड़की खोल दी, कमरा खाली, ये पूरा कमरा हीलियम गैस से भरा हुआ है, ये कमरा खाली है, आपने खिड़की खोल दी। खिड़की खोलते ही, खिड़की खोलना शुरुआत थी, खिड़की खोलते अपने आप ये सारी की सारी गैस जो है वो इधर जाना शुरू कर देगी, क्योंकि इसकी सांद्रता यहाँ पे ज्यादा है और इसकी सांद्रता यहाँ पे कम है। अब मान लो यहाँ पे 3-4 हीलियम की गैस आ गई। अब अगर आप यहां से एक हीलियम की गैस को पकड़ करके इधर फेंकोगे तो इसके पीछे पीछे सारी हीलियम की गैस नहीं जाएगी। इसका मतलब यहां से यहां आना तो स्वतः प्रकम्प है, बट यहां से यहां जाना अस्वतः प्रकम्प है, जो अपने आप नहीं होता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इधर से हीलियम की गैस को फेंकने पे सारे उसके पीछे पीछे चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इधर से इधर जाना स्वतः है, इधर से इधर आना क्या है? अस्वतः। आया समझ? तो 3 तरह की चीजें होती हैं। स्वतः प्रकम्प, जिसको एक बार शुरू कर दो फिर वो होता रहेगा। जैसे आपने माचिस लेकर के अगर आग लगा दी एक बार पेट्रोल के अंदर तो वो अपने आप जलेगा, वो क्या है? आपका स्वतः प्रकम्प। इस कमरे के अंदर निर्वात उत्पन्न करना, निर्वात उत्पन्न करने का मतलब होता है आप यहां सारी हवा को बाहर निकालना, तो हवा को बाहर निकालना अस्वतः प्रकम्प है, क्योंकि एक हवा के पार्टिकल को पकड़ के, एक ऑक्सीजन गैस के अणु को पकड़ के बाहर फेंकोगे तो सारे उसके पीछे पीछे नहीं आएंगे, एक के बाद दूसरे में फिर दम लगाना पड़ेगा, तीसरे में फिर दम लगाना पड़ेगा, चौथे में फिर दम लगाना पड़ेगा। इसलिए निर्वात उत्पन्न करने के लिए वैक्यूम पंप की सहायता लेनी पड़ती है, और वैक्यूम पंप लगातार काम करता है। ऐसा नहीं है कि एक बार शुरू करके छोड़ दो सारी उसकी पीछे पीछे जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जबकि स्वतः प्रकम्प में आप देखो, एक कमरे की अंदर गैस भरी हुई है, अगरबत्ती का धुआं, अगरबत्ती का धुएं का फैलना एक स्वतः प्रकम्प है, क्योंकि अगरबत्ती का धुआं एक बार जला के छोड़ दो अपने आप धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलता है। बट उस पूरे कमरे में जितने भी अगरबत्ती का धुआं है उसको पकड़ करके बोतल में बंद करना, ये अपने आप में एक अस्वतः प्रकम्प है, क्योंकि अगरबत्ती के धुएं को ऐसे पकड़ के अगर आप बोतल में डालोगे तो सारा का सारा धुआं उसके पीछे पीछे नहीं आएगा। मतलब ये प्रकम्प कैसा हुआ? अस्वतः प्रकम्प। एग्जाम्पल लेना जरूरी होता है ताकि आप बेहतर समझ सकें। ठीक है? और साम्यावस्था का मतलब क्या होता है? बैलेंस। ये 3 चीजें, ये 11th क्लास का टॉपिक है। अब सुनो, ये गिब्स ऊर्जा का मान अगर 0 आता है तो साम्यावस्था है, अगर गिब्स ऊर्जा का मान प्लस में आता है तो वो अस्वतः प्रकम्प है, और अगर गिब्स ऊर्जा का मान माइनस में आता है तो वो स्वतः प्रकम्प है। ठीक है? तो ये मैंने आपको मिलवाया गिब्स ऊर्जा से। डेल्टा एच, डेल्टा एच होता है एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब है ऊर्जा। एंथैल्पी शब्द कहीं भी दिखे उसका मतलब होता है ऊर्जा। टी का मतलब है तापमान, और डेल्टा एस, डेल्टा एस का मतलब है एंट्रोपी।
एंट्रोपी हिंदी में, एंट्रोपी इंग्लिश में, ENTROPY, एंट्रोपी। अब एंट्रोपी क्या चीज होती है, ध्यान से सुनना। इसको मैं मिटा देता हूं। डेल्टा एस को बोलते हैं एंट्रोपी, और एंट्रोपी होता है बिखराव का मापक। बिखराव का मापक। अब इसका क्या मतलब है, सुनना। ये एकदम सिंपल भाषा में समझाऊंगा। आपको पता है कि गैस जो है उसके अंदर अणु दूर दूर होते हैं। अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। बड़े बना लेते हैं अपन। गैस के अंदर अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। द्रव के अंदर अणु एक दूसरे के पास पास होते हैं। और ठोस के अंदर अणु एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, चिपके हुए होते हैं एकदम ठोस बलों के द्वारा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। डेल्टा एस होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है बिखराव। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हम गैस से द्रव में जा रहे हैं, बताओ एंट्रोपी का क्या हो रहा है। मैं आपसे पूछूं द्रव से गैस में आ रहे हैं, बताओ एंट्रोपी का क्या हो रहा है। मैं आपसे पूछूं द्रव से ठोस में जा रहे हैं, बताओ एंट्रोपी का क्या हो रहा है। ठोस से द्रव में आ रहे हैं, बताओ एंट्रोपी का क्या हो रहा है। ये 4 एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि एंट्रोपी क्या चीज होती है और उसके चिन्ह कैसे देखे जाते हैं। सुनो, गैस से द्रव में जा रहे हैं, गैस के अंदर कण दूर 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 होते हैं, मतलब बिखराव जो है वो ज्यादा होता है। जब आप गैस से द्रव में जाओगे तो कण पास पास आ जाते हैं, मतलब बिखराव जो फैले हुए थे दूर दूर, वो बिखराव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि कण पास पास आ जाते हैं। बिखराव का मापक क्या है, एंट्रोपी। अगर बिखराव बढ़ेगा तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी, अगर बिखराव कम होगा तो एंट्रोपी भी कम होगी। अब आप सोचो, जब आप गैस से द्रव में जा रहे हो, जब आप गैस से द्रव में जा रहे हो तो बिखराव कम हो रहा है, तो एंट्रोपी भी कम होगी, मतलब एंट्रोपी का मान जो है वो ऋणात्मक आएगा। जब एंट्रोपी घटती है, एंट्रोपी का मतलब बिखराव, जब बिखराव घटता है तो डेल्टा एस का मान कितना आता है, माइनस में, कम हो रहा है। आगे देखो, जब हम द्रव से गैस में जाते हैं, इधर से इधर, द्रव के अंदर कण पास पास है, जब वो गैस में जाएगा तो कण दूर दूर हो जाएंगे। तो पहले बिखराव कम था, जब द्रव गैस में बदल गया तो दूर दूर फैलने के कारण बिखराव बढ़ गया, और बिखराव बढ़ेगा तो आपका एंट्रोपी का मान किस में होगा, प्लस में होगा। आ रहा है समझ में। अगला देखते हैं, द्रव से ठोस। जब आप जाओगे द्रव से ठोस में, तो द्रव से ठोस में जाने पर कण और ज्यादा पास पास आ जाएंगे, और जो कण दूर दूर फैले हुए थे, आपको पता है गैस में बिल्कुल दूर होते हैं, द्रव में थोड़े पास आ जाते हैं, और ठोस में और भी पास आ जाते हैं। तो जो बिखराव है वो बिखराव ठोस में कम होता है, किसकी तुलना में, द्रव की तुलना में। तो जब आप द्रव से ठोस में जाओगे, जब आप द्रव से ठोस में जाओगे तो बिखराव क्या होगा, कम होगा, और बिखराव कम होगा तो डेल्टा इसका मान क्या आएगा, माइनस में। बिखराव मतलब एंट्रोपी, बिखराव मतलब फैली हुई चीज दूर दूर। ठोस से द्रव, जब आप ठोस से द्रव में जा रहे हो तो ठोस में तो कण पास पास थे, बिखराव कम था, फैला हुआ नहीं था। जैसे ही ठोस से द्रव में गया, कण दूर दूर हो गए, दूर दूर हो गए तो फैलाव बढ़ गया, फैलाव बढ़ गया, बिखराव बढ़ गया, तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। बढ़ने का मतलब क्या हो गया, प्लस। इस तरह से। मुझे आशा है दोस्तों कि आपको समझ में आया है एंट्रोपी का मतलब क्या है, गिब्स ऊर्जा का मतलब क्या है, साम्यावस्था क्या है, असतह प्रकम क्या है, सतह प्रकम क्या है। ये सब 11वीं की चीजें हैं, और मैं अपने वीडियो को इस तरह से पढ़ाता हूं कि कोई बच्चा अगर 11वीं नहीं भी पढ़ा है
ठीक से तो भी उसको समझ में आए, इसलिए मैं सारी मेहनत कर रहा हूं। तो बस आप याद रखो कि एंट्रोपी का मतलब होता है बिखराव। अगर बिखराव बढ़ेगा तो एंट्रोपी प्लस में आएगी, बिखराव कम होगा तो एंट्रोपी माइनस में आएगी। आप फटाफट समझो, अगर गैस से द्रव में जाते हैं बिखराव कम होता है, एंट्रोपी माइनस। द्रव से ठोस में जाते हैं बिखराव और कम होता है, एंट्रोपी माइनस। ठोस से द्रव में आते हैं बिखराव बढ़ता है, कण दूर दूर जाते हैं, एंट्रोपी प्लस में। द्रव से गैस में आते हैं तो बिखराव और बढ़ता है, एंट्रोपी प्लस में। एक दो एग्जांपल और देख लो। अगर ठोस से गैस में आते हो तो ठोस से गैस में आने पे बिखराव बढ़ रहा है, एंट्रोपी प्लस में होगी। गैस से ठोस में जाते हो तो बिखराव कम हो रहा है, पास पास आ रहे हैं, तो एंट्रोपी किस में होगी? माइनस में। ठीक है, तो ये आपकी होती है एंट्रोपी। तापमान आप सब लोग जानते हो। तो इस सूत्र में जो जो भी लोग थे उन सब से मैंने आपको मिलवा दिया। ठीक है, अब सुनो काम की बात। अब ये सब कुछ अपन को चेक करना है किसके लिए? अधिशोषण के लिए। तो अधिशोषण के लिए क्या होता है अब वो देखिए आप। अधिशोषण के लिए देखो, अधिशोषण में आप जानते हो कि अधिशोष्य आकर के चिपकता है। किससे चिपकता है? अधिशोषक से। कल आपको याद होगा जो इसका लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि अधिशोषक होता है, उससे आकर के कौन चिपकता है? अधिशोष्य चिपकता है। अधिशोषक और ये अपना क्या है? अधिशोष्य। तो अगर अधिशोष्य आकर के अधिशोषक से चिपक रहा है तो चिपकने पे होता है आकर्षण। भाई किसी में आकर्षण नहीं है तो वो नहीं चिपकेगा। कोई किसी के चिपकता है तो क्यों चिपकता है? क्योंकि उसमें आकर्षण है। तो जब ये इसके चिपक रहा है तो इसका मतलब आकर्षण है। आकर्षण में केमिस्ट्री में मान के चलो, आकर्षण में हमेशा ऊर्जा मुक्त होती है, बाहर निकलती है। तो यहां पे हमेशा ऊर्जा बाहर निकलती है। जब ऊर्जा बाहर निकलती है तो उसको बोलते हैं ऊष्मा शेपी प्रकम। मैं लास्ट में लिखवा दूंगा सब कुछ। ये जो ऊष्मा है ये ऊष्मा बाहर निकलती है क्योंकि अधिशोषण में जब अधिशोष्य अधिशोषण सतह पे आता है तो चिपकता है, चिपकने में आकर्षण होता है। आकर्षण में केमिस्ट्री में फिक्स है ऊर्जा बाहर निकलेगी। ऊर्जा बाहर निकलती है तो उस प्रकम को अपन क्या बोलते हैं? ऊष्मा शेपी प्रकम। तो अधिशोषण अपने आप में कैसा प्रकम है? ऊष्मा शेपी प्रकम, जिसमें ऊर्जा बाहर जाती है। और जब ऊर्जा बाहर चली जाएगी तो निकाय की, निकाय मतलब सिस्टम, यही है अपना निकाय, इसको बोलते हैं निकाय। जो आप देख रहे हो वो निकाय है। तो निकाय में से ऊर्जा बाहर निकल जाएगी और निकाय में से ऊर्जा बाहर निकलेगी तो निकाय की ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे मान लो यहां पे ऊर्जा थी 100, आकर्षण हुआ, आकर्षण से 20 ऊर्जा बाहर निकल गई तो अब ऊर्जा कितनी बची? 80। तो कितना ऊर्जा का अंतर आया? 20 का, क्योंकि 20 ऊर्जा बाहर निकल गई, बाहर निकली इसलिए चिन्ह क्या आएगा? माइनस में। तो ये जो आपका ऊष्माक्षेपी प्रकम है इसके लिए डेल्टा एच का मान क्या आता है? माइनस में। एंथैल्पी ऊर्जा क्या होती है? माइनस। अब बात करते हैं तापमान। तापमान से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तापमान में तो कोई प्लस माइनस नहीं होता। एक्चुअली में ध्यान रखना, अगर ऊष्मा शोषी प्रकम हो तो डेल्टा एच का मान प्लस में आएगा, क्योंकि ऊष्मा शोषी प्रकम में बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है तो निकाय के अंदर ऊष्मा आती है तो प्लस में आता है। इसमें निकाय से बाहर गई है ऊर्जा, इसलिए किसमें आया है? माइनस में। ठीक है मित्रों, तो डेल्टा एच का चिन्ह जो है ये सूत्र है, इसी सूत्र में मैं समझा रहा हूं किसका चिन्ह क्या होगा। तो डेल्टा एच का चिन्ह क्या आ गया? माइनस में। तापमान का कोई चिन्ह होता नहीं है। अब बात करते हैं एंट्रोपी की। एंट्रोपी की बात किसके लिए करनी है? अधिशोषण के लिए। ध्यान से सुनना भाई। देखो, अधिशोषण से पहले क्या था? अधिशोषण के पहले ये मान लो आपका अधिशोष्य है और ये आपका अधिशोषक है। तो अधिशोषण से पहले आपका अधिशोष्य अलग है, जिसको चिपकना है वो अलग घूम रहा है, जिस पे चिपकना है वो अलग घूम रहा है। जब अधिशोषण हो जाएगा तो अधिशोषण होने के बाद ये आपका है अधिशोषक, इस पे आकर के चिपक गया अधिशोष्य। तो ये अधिशोषण होने से पहले की घटना है। जब आपकी कार है, एग्जांपल दे रहा हूं, कार है, मिट्टी हवा में घूम रही है, और ये है जब मिट्टी आकर के आपकी कार पे चिपक गई है। अब आप खुद सोचो, ये जो दिख रहा है ये ज्यादा फैला हुआ है या ये ज्यादा फैला हुआ है? बिखराव किसमें ज्यादा है? आपको साफ साफ दिखेगा बिखराव इसमें ज्यादा है, क्योंकि दूर दूर है।
और इसमें बिखराव कम है क्योंकि सतह के ऊपर आकर के सारा अधिशोषित चिपक गया। तो अधिशोषण के प्रक्रम में बिखराव बढ़ता है कि कम होता है? अधिशोषण के प्रक्रम में ये जो बिखराव है ये बढ़ता है कि कम होता है? तो उत्तर है कि अधिशोषण होने के पूर्व बिखराव ज्यादा होता है, अधिशोषण होने के पश्चात बिखराव कम होता है। और जब बिखराव में कमी आती है, जब बिखराव में कमी आती है तो डेल्टा एस का चिन्ह क्या होता है? माइनस। याद करो, गैस से बना द्रव, तो गैस में बिखराव ज्यादा था, जब वो द्रव में गया तो बिखराव कम हो गया, और बिखराव कम होने पर एंट्रोपी का साइन क्या होता है? माइनस। बिखराव बराबर एंट्रोपी, बिखराव बढ़े प्लस में, कम हो माइनस में। तो अधिशोषण के प्रक्रम में आपका बिखराव कम होता है, इसलिए जो आपका एंट्रोपी का चिन्ह है, डेल्टा एस का चिन्ह है, वो किस में आएगा? माइनस में। मैं हमेशा कॉन्सेप्ट समझाने पे ध्यान देता हूं, रटवा तो कोई भी देगा, मेरा काम है कॉन्सेप्ट समझाना, और हर उस बच्चे को समझाना जिस बच्चे ने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, मैं उसके लिए पढ़ाता हूं। हो सकता है कभी कभी आपको बोरिंग लगे कि एक ही चीज को चार चार बार बता रहे हो, बट इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ये चीज आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, ये मेरा टारगेट है। तो बिखराव कम हुआ, एंट्रोपी माइनस है। तो अभी तक मैंने आपको समझा दिया डेल्टा एच का मान क्या आएगा? माइनस में। डेल्टा एस का मान क्या आएगा? माइनस में। अब आगे की बात सुनो, इस पूरे को मिटा देता हूं। हाँ तो दोस्तों आप देखो, अधिशोषण के लिए पहली बात डेल्टा एच का चिन्ह क्या आ गया? माइनस। और दूसरी बात एंट्रोपी का चिन्ह भी क्या आ गया? माइनस। अब सुनना ध्यान से, सूत्र क्या है? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब इसमें अपन को पता है कि डेल्टा एच माइनस है, तो अधिशोषण के लिए, अधिशोषण के लिए ये सूत्र कैसे बनेगा? अब ये सूत्र कहां से आए? 11th क्लास का है, अपन को केवल सूत्र को समझना है। तो डेल्टा एच माइनस में आएगा, तो डेल्टा एच का चिन्ह रख देता हूं माइनस, तो ये हो गया माइनस का डेल्टा एच। किसके लिए? अधिशोषण के लिए। ये माइनस पहले से है, इस माइनस को ऐसे का लिख दो, तापमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब डेल्टा एस, डेल्टा एस का चिन्ह भी किसमें है? माइनस में, तो डेल्टा एस को भी लिख दो माइनस में। तो डेल्टा एच का चिन्ह रख दिया माइनस, डेल्टा एस का चिन्ह रख दिया माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो डेल्टा जी कितना आ गया? माइनस का डेल्टा एच प्लस का टी डेल्टा एस। अब देखिए, एक बात बिल्कुल फिक्स है कि यह सूत्र आता है ऊष्मागतिकी से। अब आपने समझा कि डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर अपन अधिशोषण की बात करते हैं तो डेल्टा एच हो जाता है माइनस में, डेल्टा एस भी होता है माइनस में, जिसके कारण आपने सीख लिए। तो डेल्टा एच की जगह भी माइनस रखो, इसकी जगह भी माइनस रखो, ये माइनस बाहर वाले माइनस से प्लस हो जाएगा। तो ऊष्मागतिकी के लिए ये जो सूत्र है वो इसमें बदल जाएगा। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, दो लोगों में कंपटीशन है, एक तो इसमें और एक इसमें। अब इसमें दो केस बन सकते, तीन केस बन सकते हैं। केस नंबर 1 कि आपका डेल्टा एच जो है वो बराबर हो टी डेल्टा एस के, मतलब ये जो लिखा हुआ है ये इसके बराबर हो। मतलब समझाने के लिए, अगर डेल्टा एच 3 है तो टी डेल्टा एस का गुणा जो है वो भी कितना है? 3। अगर ऐसा होता है तो डेल्टा जी क्या होगा? ये माइनस का 3 हो गया, ये प्लस का 3 हो गया, उत्तर कितना आ जाएगा? 0। मतलब अगर आपका डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर हुआ, इन दोनों का गुणनफल अगर इसके बराबर हुआ, तो आपका डेल्टा जी किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। और जब डेल्टा जी 0 होता है तो क्या देखने को मिलता है? साम्यावस्था। बताया था मैंने, बैलेंस। सही बात है। तो डेल्टा जी जो है अगर उसके अंदर ये दोनों बराबर हो गए तो साम्यावस्था आ जाएगी। दूसरा केस क्या हो सकता है? ये डेल्टा एच जो है वो ज्यादा हो टी डेल्टा एस से, और यही हमारे काम का केस है। इसके बाद तीसरा केस अपन डिस्कस भी नहीं करेंगे। डेल्टा एच अगर ज्यादा हो टी डेल्टा एस से तो क्या होगा? जैसे मान लो डेल्टा एच आपका है 4 और डेल्टा टी डेल्टा एस का गुणा जा रहा है 3। आप देख सकते हो ये दोनों मिलाकर के आ रहे हैं 3, उदाहरण ले रहा हूं, और ये डेल्टा एच आ रहा है 4। हाँ, तो अब डेल्टा जी कैसे आएगा? डेल्टा एच 4 माइनस का 4 प्लस टी डेल्टा एस 3,
यहां लिख दीजिए 3, कितना उत्तर आ रहा है -1। मतलब अगर डेल्टा एच बड़ा हुआ टी डेल्टा एस से तो डेल्टा जी का मान जो है वो ऋणात्मक आएगा। ऋणात्मक आने का मतलब आपको पता है कि प्रकम किस तरह का होगा, प्रकम होगा स्वतः प्रकम। तो डेल्टा जी का मान जो है वो ऋणात्मक कब आ सकता है, जब आपका डेल्टा एच बड़ा हो किससे, टी डेल्टा एच से। अब तीसरा केस ओरली डिस्कस कर लेते हैं। मान लो तीसरे केस में, हालांकि इसको डिस्कस करने की कोई नीड नहीं है, इसको एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझा रहा हूं बस मैं आपको, यहां तक एग्जाम में लिखना होता है कि अगर डेल्टा एच छोटा है टी डेल्टा एच से, ये छोटा है इससे, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो डेल्टा एच है 3 और टी डेल्टा एस आ रहा है 4, तो सूत्र लगाओ, डेल्टा जी बराबर क्या होगा, -3 +4, उत्तर कितना आ रहा है +1। तो अगर सीधी सी बात है, अगर ये चीज छोटी है इससे तो ये जीतेगा, ये जीतेगा, तो उत्तर जो है वो किस में आएगा, प्लस में। तो अगर डेल्टा एच कम हुआ टी डेल्टा एच से तो आपका डेल्टा जी आएगा प्लस में, और अगर ऐसा हुआ तो प्रकम क्या होगा, अस्वतः प्रकम। तो इसको बोलते हैं ऊष्मागतिकी किसकी, अधिशोषण की। आपने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, आपने सब कुछ समझ लिया। पहली बात आपने समझा सूत्र क्या होता है, उसके बाद आपने समझा कि अधिशोषण में आकर्षण हो रहा है, मतलब डेल्टा एच का मान, एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होगा क्योंकि ऊर्जा बाहर जाएगी। फिर आपने सीखा कि बिखराव कम हो जाता है जब अधिशोषण होता है, इसका मतलब एंट्रोपी का मान माइनस में आएगा। फिर माइनस यहां रखा, डेल्टा एच का मान माइनस में रखा, सूत्र बन गया ये। उस सूत्र को देख के साफ साफ समझ में आ रहा है, इसको देख के साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं तो डेल्टा जी शून्य आएगा, साम्य अवस्था। अगर ये ज्यादा है तो माइनस की चीज बड़ी है तो डेल्टा जी माइनस में आ जाएगा। अगर ये चीज छोटी है तो आपकी प्लस की चीज बड़ी है तो डेल्टा जी जो है वो प्लस में आ जाएगा। 0 आया साम्य अवस्था, माइनस में आया स्वतः प्रकम, और प्लस में आया तो अस्वतः प्रकम। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऊष्मागतिकी के सिद्धांत के आधार पर अधिशोषण की क्रियाविधि समझाओ, ये सब आपको लिख के आना है। और लास्ट में एक बात लिखनी है, वो बात ये है कि स्वतः प्रकम के लिए एक बात बहुत जरूरी है कि आपकी एंथैल्पी, डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी, इस एंथैल्पी का मान टी डेल्टा एस के जो मान है उससे ज्यादा आना चाहिए, तभी जाकर के ये माइनस की वैल्यू बड़ी आएगी, जिससे वो प्लस की वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो डेल्टा जी किसमें निकल के आएगा, माइनस में। ये सारी कहानी है। अब इसको मैं लिख देता हूं ताकि आप एग्जाम में बता सकें, तो मैं इस चीज को मिटा करके यहां पे लिख देता हूं, फिर एक बार वापस समझा देता हूं, टॉपिक खत्म हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अब अपन समझ लेते हैं एक बार, ये जो भी कुछ समझा है उसको लिख लिया है अपन ने। देखिए, अधिशोषण होने पर पृष्ठ ऊर्जा के मान में सदैव कमी आती है। मैंने आपको बताया अधिशोषण होगा, आकर्षण होगा, आकर्षण से ऊर्जा बाहर निकलेगी, तो जो पृष्ठ की ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पृष्ठ की ऊर्जा कम हो जाएगी तो वापस पढ़ो, पृष्ठ ऊर्जा के मान में कमी आती है जो कि ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है, वो ऊष्मा के रूप में बाहर निकल जाती है। अर्थात अधिशोषण एक ऊष्मा क्षेपी प्रकम है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है। तो डेल्टा एच ऊर्जा एंथैल्पी का मान कितना होगा, माइनस होगा। आगे, अधिशोषण होने पर एंट्रोपी का मान घटता है, डेल्टा एस जो है वो माइनस में होता है क्योंकि बिखराव कम हो जाता है। अधिशोषी अलग घूम रहा था, अधिशोषक अलग था, चिपक गए, बिखराव कम हो गया, डेल्टा एस क्या आएगा, माइनस आएगा। अब जब सूत्र में रख देते हैं अपन, तो अपन को एक बात समझ में आती है कि प्रकम स्वतः कब हो सकता है, प्रकम स्वतः तब हो सकता है जब इस डेल्टा एच का मान ज्यादा है इस टी डेल्टा एच से, क्योंकि अगर ये चीज बड़ी आएगी और ये चीज छोटी होगी तभी माइनस की जीत होगी। आप देख लो, जब माइनस का 4 है, 4 बड़ा होता है 3 से, तो अगर 4 बड़ा है 3 से तो ही माइनस के 4 की जीत होगी, और उत्तर किस में आएगा, माइनस में। तो अगर आपका डेल्टा एच बड़ा है टी डेल्टा एच से तो ही माइनस आएगा, तो ही स्वतः प्रकम होगा। इसी बात को लिखा है, स्वतः प्रकम हेतु डेल्टा एच को पर्याप्त ऋणात्मक होना पड़ेगा, इसको पर्याप्त माइनस होना पड़ेगा ताकि वह टी डेल्टा एच से ज्यादा हो। अगर ये टी डेल्टा एच से ज्यादा माइनस होगा तो ही जाकर के वो जीत पाएगा। और अगर डेल्टा एच और टी डेल्टा एच के मान बराबर हो जाते हैं तो बराबर होने पर आपको पता है डेल्टा जी कितना आ जाएगा, 0, और 0 आने पे क्या आ जाएगा, साम्य अवस्था। तो बराबर होने पे क्या स्थापित हो जाता है, साम्य स्थापित हो जाता है।
तो ये पूरा टॉपिक था ऊष्मागतिकी के सिद्धांत के आधार पर अधिशोषण की क्रियाविधि। अगर आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। बने बनाए नोट्स चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। बहुत आराम से पढ़ाया है, चीज को बार बार रिपीट करके पढ़ाया है ताकि सबके समझ में आए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, इसको अभी के अभी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और दोस्तों मुझे कल एक कमेंट मिला था, वो कमेंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, कमेंट है। और इस कमेंट को देखकर मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि अगर मैं कोई भी वीडियो बना रहा हूं तो उसमें अगर मैं कंसेप्ट डाल रहा हूं और आप कंसेप्ट सीख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि फैक्ट बताना, रटवा देना, अगर ऐसे ही पढ़ाई करनी है तो फिर हम उस पढ़ाई के बल पर कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते। वो पढ़ाई फ्यूचर में कभी काम नहीं आएगी। इसलिए मैं ऐसे पढ़ाता हूं कि वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप अच्छे से एक एक चीज को समझो, ताकि जिंदगी में कभी भी आप किसी और को भी समझा सको और तब आपको ये बिल्कुल भी फील नहीं हो कि आपने कुछ भी रटा था। आपको ये लगना चाहिए कि आपने हर चीज समझी थी। अब आने वाले वीडियो में हम लोग फ्रेंडलिच का एक समतापी वक्र है उसका अध्ययन करेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशंस। थैंक यू।